बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बायोलॉजी की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 16 व्हिच इज स्पोर्ट एंड मूवमेंट। तो स्पोर्ट एंड मूवमेंट जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको स्पोर्ट एंड मूवमेंट दोनों की ज़रूरत होती है। वो स्पोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं और इसके अलावा मूवमेंट भी होती है उनमें, या फिर उनको स्पोर्ट की भी ज़रूरत होती है और मूवमेंट भी करते हैं वो। एवरी ऑर्गेनिज्म नीड्स स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको स्पोर्ट एंड मूवमेंट दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये एक इसकी करेक्टरिस्टिक में भी है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की करेक्टरिस्टिक में जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था कि इनको मूवमेंट मतलब इनमें मूवमेंट भी होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनमें मूवमेंट होती है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। की कोऑर्डिनेशन क्या होता है प्लांट्स के अंदर? कोऑर्डिनेशन इज एबिलिटी टू यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स टुगेदर smoothly and efficiently. In plants, coordination is due to the result of a chemical system where in plants hormone or phytohormones have a major role. कोऑर्डिनेशन एक ऐसी एबिलिटी है जो कि प्लांट्स डिफरेंट पार्ट्स प्लांट्स के मिल के क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं स्मूथली और एफिशिएंटली। मतलब स्मूथली और एफिशिएंटली का मतलब है कि इसको क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक वे में इसको यूज करते हैं कोऑर्डिनेशन को। कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों का मिल के एक चीज़ करना, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, मतलब इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। और प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन यही है कि प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स मिलकर एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं और एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। और ये किसकी वजह से होता है? प्लांट्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है ये केमिकल सिस्टम की वजह से होता है, जो कि प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स या फिर जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं वो अपना मेजर रोल प्ले करते हैं और कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस अमल में लाते हैं। तो ये था हमारे पास कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ डू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन प्लांट्स। कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन प्लांट्स के अंदर कैसे होता है। इसमें बेसिकली चार स्पेसिफिक हार्मोन्स हैं: ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सिन को देख लेते हैं। ऑक्सिन ये क्या है हमारे पास? ये हार्मोन्स है। ऑक्सिन क्या है? रिलीज्ड ऑन द टिप ऑफ द रूट्स एंड स्टेम्स। इट्स फंक्शन इज टू मेक सेल ग्रोथ एंड सेल डिफरेंशिएशन। ऑल्सो इट प्रमोट्स ग्रोथ इन फ्रूट्स। ऑक्सिन रिलीज होता है रूट्स एंड स्टेम की टिप्स के ऊपर, और इसलिए क्या करना होता है, ये सेल की ग्रोथ करता है और सेल डिफरेंशिएट करता है, सेल की डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है कि सेल ने आगे डिफरेंशिएशन कैसे करनी है, डिवीजन का प्रोसेस कैसे होना है और उसकी ग्रोथ कैसे होनी है। इन सब प्रोसेसेस को ऑक्सिन कंट्रोल करता है, या फिर ऑक्सिन जो है इनकी टिप पे रिलीज होता है और भी इन सब प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। ये ग्रोथ फ्रूट्स की और प्लांट्स की, इन सब की ग्रोथ में हेल्प करता है। नेक्स्ट है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या है? इसका फंक्शन क्या है कि ये जैसे ऑक्सिन का फंक्शन है सेम एज इट इज जिब्रेलिन का है, लेकिन इसके साथ साथ इसका एक और फंक्शन भी है। सेम कैसे है कि ये रूट्स एंड स्टेम की टिप पे होता है, और इसका फंक्शन क्या है कि सॉरी इसका सिर्फ फंक्शन सेम है ऑक्सिन जैसा, यानी कि ये सेल की ग्रोथ और डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, मतलब फ्रूट्स की, प्लांट्स की, इन सब की ग्रोथ में हेल्प करता है। इसके अलावा इन एडिशन एक और फंक्शन है इसका कि ये डोरमेंसी जो होती है सीड्स और बर्ड्स की, उसकी ब्रेकिंग में हेल्प करता है। जो जितनी भी डोरमेंसी की स्टेजेस होती हैं इसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, तो उसको कौन ब्रेक डाउन करवाता है? जिबरेलिन करवाता है। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। ये किस में हेल्प करता है? ये डिवीजन में हेल्प करता है कि सेल की डिवीजन कैसे होनी है प्लांट्स के अंदर, या फिर ये डिले करता है एजिंग ऑफ लीव्स की। एजिंग होती है मतलब लीव्स की जब बहुत ज़्यादा उनकी वो ग्रो वो हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए, तो उसको कहते हैं एजिंग का प्रोसेस। या फिर एजिंग एज से निकला है, मतलब कि उसकी एज अगर एक्सीड कर जाती है लीव्स की,
जैसे लीव्स जब पुराने हो जाते हैं तो वो गिर जाते हैं ना, तो ये क्या करता है कि इनकी एजिंग जो है उनको डिले कर देता है, लीव्स की एजिंग को। इसके अलावा स्टोमेटा की ओपनिंग में भी साइटोकाइनिन हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या है, ये डोरमेंसी को प्रोमोट करता है। लास्ट वन जो था वो डोरमेंसी को यानी कि ये जो था हमारे पास जिब्रेलिन, ये ब्रेकिंग कर रहा था डोरमेंसी की, यानी सीड्स और बर्ड्स के अंदर जितनी भी डोरमेंसी हो रही है उसको ब्रेक डाउन कर रहा था। और एब्सिसिक एसिड जो है ये प्रोमोट कर रहा होता है डोरमेंसी को। और ये किस में हेल्प करता है, ये स्टोमेटा के क्लोज होने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो ये प्रमोट करता है विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, के जितने भी लीव्स की फॉलिंग होती है, यानी कि जैसे लीव्स जो है जब उनके सेल्स की डेथ हो जाती है तो वो लीव्स क्या करते हैं, वो गिर जाते हैं। तो इन चीज़ों को भी प्रमोट करता है कि जो लीव्स बेनिफिशियल नहीं है तो उनको वो वहां से गिरा देता है या फिर फॉल आउट कर देता है। नेक्स्ट है ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकिनिन आर कॉल्ड ग्रोथ प्रोमोटर्स इन द प्लांट्स। एब्सिसिक एसिड इज कॉल्ड अ प्लांट इनहिबिटर। तो बेसिकली ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन जो है ये ग्रोथ प्रोमोटर है प्लांट्स के अंदर। लेकिन जो एब्सिसिक एसिड है ये इन सब से डिफरेंट है क्योंकि ये प्लांट इनहिबिटर है, प्लांट को इनहिबिट कर देता है। और ये मतलब लीव्स ज्यादा जो है फॉल होते हैं, और ये डोरमेंसी को भी प्रोमोट करता है। तो इसकी वजह से क्या करता है, ये जो है इसको प्लांट इनहिबिटर कहते हैं क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास स्पोर्ट क्या होता है, एवरी ऑर्गेनिज्म नीड्स स्पोर्ट अगेंस्ट ग्रेविटी। स्केलेटन प्रोवाइड स्पोर्ट टू एनिमल्स, फॉर एग्जांपल हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। बेसिकली स्पोर्ट होता क्या है, स्पोर्ट जैसे किसी भी चीज को सहारा देना, या फिर किसी भी चीज का स्ट्रेट खड़े रहना, या फिर उसको एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना जिसकी वजह से वो क्या हो जाए, वो मतलब सपोर्ट में रहे। तो हर ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होती है सपोर्ट की, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट जाके वो सपोर्ट में रहे। मतलब ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी जो मतलब ग्रेविटी अपनी तरफ हर चीज को क्या करती है, जैसे अट्रैक्ट करती है। तो अगेंस्ट द ग्रेविटी हमने कोई चीज ऐसे स्ट्रेट खड़ी करनी है कि उस पे उसका इफेक्ट, ग्रेविटी ग्रेविटी का इफेक्ट ना हो, और वो चीज जो है वो सपोर्ट में रहे। जैसे स्केलेटन जो है, एनिमल्स का स्केलेटन एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है ह्यूमन का या फिर एनिमल्स का। तो उसमें क्या है, एक प्रॉपर शेप बनी हुई है, जैसे ह्यूमंस हैं तो प्रॉपर एक शेप है। वो किसकी वजह से है, वो स्केलेटन की वजह से है। अगर स्केलेटन ना हो तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं होगा, तो पीछे क्या बचेगा, पीछे मतलब जब बोन्स ही नहीं होंगे, स्केलेटन नहीं होगा, तो स्ट्रक्चर भी मेंटेन नहीं रहेगा। और इसकी एग्जांपल है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। और इसमें आता है एंडोस्केलेटन भी आता है और एक्सोस्केलेटन भी आता है। मतलब स्केलेटन के अंदर भी कुछ टाइप्स हैं इसकी। ये तो थी स्पोर्ट की एग्जांपल एनिमल्स के अंदर। नेक्स्ट है कोलेनकाइमा होते हैं और स्क्लेरेंकाइमा होते हैं। कोलेनकाइमा जो बेबी प्लांट्स होते हैं, मतलब जो अभी इमेच्योर प्लांट्स होते हैं, अभी मेच्योर नहीं हुए होते, उनको प्रोवाइड कौन करता है, मतलब सपोर्ट प्रोवाइड कौन करता है, कोलेनकाइमा। और स्क्लेरेंकाइमा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एडल्ट प्लांट्स को जो कि मेच्योर प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मूवमेंट। मूवमेंट क्या होती है, एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस एंड पोजिशन बाय एंटायर प्लांट बॉडी और बाय इट्स पार्ट्स ऑफ बॉडी। मूवमेंट क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, मूव करना किसी भी एक चीज का एक जगह से दूसरी जगह। बेसिकली जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं दोनों ही मूवमेंट का प्रोसेस करते हैं। बस फर्क ये है कि जो एनिमल्स हैं वो मूव करते हैं थ्रू लेग्स या फिर फुट, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो मूव करते हैं बाय प्लांट बॉडी। मतलब उनकी प्लांट बॉडी, उनकी जो रूट्स हैं वो मूव करती हैं, उनके जो लीव्स हैं वो करते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं चले जाते, लेकिन फिर भी इनके कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि मूवमेंट का प्रोसेस करते हैं। और इसका जो मूवमेंट है इसको हम लोकोमोशन भी कहते हैं। और जो ये चेंज करते हैं, चेंजिंग ऑफ पोजीशन, इसको हम कहते हैं मूवमेंट। नेक्स्ट हमारे पास स्पोर्ट्स इन प्लांट। प्लांट्स में स्पोर्ट कैसे प्रोवाइड होती है, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर लीफ, रूट एंड स्टेम। मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, मेन पार्ट्स कौन से हैं प्लांट्स के, ये हैं लीफ, रूट एंड स्टेम। तो इनका रोल क्या होता है, ये स्टोर करते हैं प्रोडक्ट को या फिर वेस्ट को। और ये क्या करते हैं, ये सप्लाई लाइन होते हैं रूट्स और एरियल पार्ट्स, मतलब रूट से लेकर ऊपर तक, लीव्स तक।
एज अ सप्लाई लाइन एक्ट करते हैं और ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। तो प्लांट को प्रमोट किया जाता है या फिर सपोर्ट किया जाता है थ्रू लीव्स, रूट्स एंड स्टेम। और इसका रोल क्या है कि इसने प्रोडक्ट्स और वेस्ट को स्टोर करना है, और इसके अलावा ये एक्ट करता है एज अ सप्लाई लाइन बिटवीन रूट्स एंड एरियल पार्ट्स। और नेक्स्ट है हमारे पास वेरियस मॉडिफिकेशंस, दैट इज ट्रिगर प्रेशर। कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं, जैसे कि एक चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे ट्रिगर प्रेशर कि जो मॉडिफिकेशंस होती हैं कि प्लांट्स खुद को मॉडिफाई करता कैसे है, कौन कौन से वो प्रोसेस है। जो ट्रिगर प्रेशर है इसमें क्या है, लिविंग सेल अपटेक ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस, फॉर एग्जांपल एपिडर्मल, कॉर्टेक्स, पिथ एंड पिथ सेल्स। लिविंग सेल्स जो हैं वो वाटर का अपटेक करते हैं ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू। जैसे कि इसकी एग्जांपल एपिडर्मल है, कॉर्टेक्स है और पिथ सेल्स हैं। ये क्या करते हैं, ये वाटर का इनटेक करते हैं बाय ऑस्मोसिस। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल हैज एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंपिंग सिस्टम विच पंप आयंस इनसाइड द वैक्यूल। और इसके अलावा होती है मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके सिस्टम की पंपिंग करती है। और ये पंपिंग के नतीजे में क्या होता है कि आयंस जो है वो वैक्यूल के अंदर ट्रांसफर होती हैं या फिर मूव कर जाते हैं इनटू द वैक्यूल। ये जो देन ये जो डेवलप होती है हाइपरटोनिक कंडीशन में होती है। इसकी वजह से वाटर मूव कर जाता है आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ वैक्यूल। मतलब हाइपरटोनिक क्या है, जहाँ पे हाइपर टोनिक का मतलब, जैसे हमने जब डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 15 को, तो हमने कहा था जब सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो वो एरिया क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। तो अगर हाइपरटोनिक होगा तो अंदर की तरफ क्या है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वाटर की कम है। तो ये क्या करेगा, वाटर क्या करेगा, वैक्यूल के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब बाहर से अंदर की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है लेकिन वाटर की कंसंट्रेशन कम है। तो ये जो चीज़ें होती हैं स्पेशली इनका जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, जैसे कि वाटर है वो हमेशा हायर से लोअर की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट है हमारे पास टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर क्या होता है, सॉरी, नेक्स्ट है हमारे पास टर्गर प्रेशर के रिजल्ट्स एंड रोल। रिजल्ट्स एंड रोल में क्या आता है, रिजल्ट प्रोड्यूस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, सेल्स बिकम टर्जिड। अच्छा, जैसे हमने पढ़ा टर्जिडिटी क्या होती है, के टर्जिडिटी होती है कि मतलब लास्ट हमने पढ़ा था 15 चैप्टर के अंदर कि टर्जिडिटी जो होती है जब सेल जो है वो पानी से भर जाता है तो सेल जो है वो टर्जिड हो जाता है। जब पानी निकल जाता है सारा सेल के अंदर से तो वो श्रिंक हो जाता है। तो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है सेल्स का, वो ये टर्गर प्रेशर के नतीजे में टर्जिट हो जाता है। इसका रोल क्या है, इसने रिजिडिटी प्रोवाइड करनी होती है, टर्जिडिटी प्रोवाइड करनी होती है और रेजिस्टेंट करनी होती है अगेंस्ट विंड स्ट्रेस। मतलब विंड स्ट्रेस के अगेंस्ट इसने रेजिस्टेंट करनी होती है ताकि ये इसके नतीजे में इसमें कोई भी डिस्ट्रक्शन ना आ जाए या फिर इसका स्ट्रक्चर चेंज ना हो जाए। तो ये था हमारे पास बेसिकली टर्गर प्रेशर का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास वेस्कुलर बंडल्स भी होती हैं। वेस्कुलर बंडल्स जो हैं इनके पास जाइलम होते हैं और फ्लोएम होते हैं। जो वेस्कुलर बंडल्स के पास जाइलम होते हैं ये कैसे होते हैं, इट इज़ वेरी टफ, एक्सटेंसिबल एंड जाइलम हैज़ रिंग अरेंजमेंट। ये एक तो टफ होते हैं मतलब सख्त किस्म के होते हैं, और एक्सटेंसिबल होते हैं मतलब इनमें एक्सटेंसिबिलिटी होती है। और क्या होता है, जाइलम जो है इनकी रिंग अरेंजमेंट होती है, मतलब कि ये चेन में अरेंज नहीं होते, रिंग स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। इनका रोल क्या क्या है, ये वेट बेरिंग एबिलिटी होती है इनके पास। मतलब ये वेस्कुलर बंडल्स जो हैं ये जो प्लांट का वेट है उसको बेयर कौन करता है, वेस्कुलर बंडल्स करती हैं। नेक्स्ट वेस्कुलर बंडल्स में मतलब जाइलम करते हैं। तो ये वेट बेरिंग एबिलिटी किसके पास होती है, जाइलम के पास होती है। इसके अलावा ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट विंड स्ट्रेस, और ये एक्ट करते हैं एज स्टील रोड। मतलब कि जैसे स्टील रोड होती है वो क्या करती है, वो उनको स्ट्रेट रखती है और उनका वेट बियर कर सकती है, मतलब जितना भी वेट हो उसको बर्दाश्त कर लेती है। सेम एज इट इज जाइलम भी है जो वो स्टील रोड का काम करती है इसमें। नेक्स्ट जो है वैस्कुलर बंडल जो हैं ये स्ट्रेंथन करते हैं स्क्लेरेंका मसल्स को, फाइबर्स को, और ये बंडल्स बनाते हैं, बंडल्स कैप्स बनाते हैं। जैसे कि सनफ्लावर का स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, उसमें फाइबर्स बने होते हैं, उसमें बंडल्स बने होते हैं। तो ये था हमारे पास बेसिकली वैस्कुलर बंडल्स का कॉन्सेप्ट जिसमें हमने पढ़ा जाइलम को। नेक्स्ट हमारे पास स्पोर्टिंग टिश्यूज, और स्पोर्टिंग टिश्यूज में क्या आता है, स्क्लेरेंकाइमा सेल्स आते हैं और कोलेनकाइमा सेल्स आते हैं।
Sclerenchyma cells कैसे होते हैं? They have thick secondary cell walls, usually impregnated with lignin, an organic substance that makes the walls tough and hard. ये क्या होता है? ये थिक होते हैं और ये सेकेंडरी सेल वॉल्स होती है इनकी, मतलब एक होती है प्राइमरी सेल वॉल और एक होती है सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो आउटर सरफेस होती है और सेकेंडरी सेल वॉल होती है उसकी जो सेकेंड लेयर होती है। और इसमें लिग्निन पाया जाता है, जैसे कि लिग्निन क्या है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि सेल वॉल जो है इसकी वॉल्स को टफ और हार्ड बनाता है, ताकि कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल जो है या फिर कोई भी इन्वेडर्स जो हैं वो इसको क्रॉस ना कर सके, और सेल जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे, टफ रहे, हार्ड रहे। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द sclerenchyma cells are non-living. Their primary function is to provide support to the plant parts. मोस्टली स्क्लेरेंकाइमा सेल्स जो होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। इनका एक ही फंक्शन होता है, मतलब प्राइमरी फंक्शन अगर हम इसका देखें तो क्या है? ये प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को। जैसे हमने पढ़ा कि ये एज अ रोड एक्ट करते हैं, स्टील रोड, ठीक है? तो ये टफ एंड हार्ड बनाते हैं और इसके अलावा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। अच्छा, इसकी तीन टाइप्स हैं स्क्लेरेंकाइमा सेल्स की। फाइबर्स है, स्क्लेराइड्स है और वेसल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं फाइबर्स को। फाइबर्स क्या होते हैं? इनको ट्रिकाइड्स भी कहते हैं, ट्रेकिड्स भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? ये लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और ये एग्जिस्ट करते हैं एज सॉलिड बंडल्स जाइलम और बंडल कैप के अंदर। मतलब एक तो ये लॉन्ग होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंडर लाइक शेप होती है इनकी, और ये सॉलिड बंडल्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और ये सॉलिड बंडल्स कहाँ पे होते हैं? ये बंडल कैप्स में, या एज बंडल कैप्स होते हैं जाइलम के अंदर, ठीक है? इसको रिपीट कर देती हूँ। ये लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, और बंडल कैप्स जो है जाइलम, एज अ बंडल कैप जाइलम के अंदर ये सॉलिड बंडल्स की शेप में होते हैं। नेक्स्ट है स्क्लेराइड्स। पहले पढ़ा हमने ट्रेकिड्स एंड अब पढ़ेंगे स्क्लेराइड्स। स्क्लेराइड्स में क्या होता है? ये शॉर्टर होते हैं, मतलब दूसरे फाइबर से शॉर्टर होते हैं, और ये सीड कोर्स में होते हैं और नटशेल्स में होते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है वेसल्स। वेसल्स को क्या कहते हैं? ट्रैकिया भी कहते हैं। इसमें क्या है? लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जॉइन एंड टू फॉर्म लॉन्ग वाटर कंडक्टिंग पाइप इन जाइलम। इनका लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होता है, मतलब ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होती हैं, जैसे नालियां बनी हुई होती हैं वैसे इनका स्ट्रक्चर होता है, और ये एंड टू एंड जॉइन हुई होती हैं और एक लॉन्ग वाटर कंडक्टिंग पाइप बनाती हैं जाइलम के अंदर। मतलब एक जाइलम है, उसमें जैसे सीरीज में कोई चीज बनती है ना, कि मतलब एक दूसरे के साथ एंड टू एंड अटैच होके बनती हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर सा बन जाता है एक स्ट्रेट चेन के अंदर। उस तरह से इनका एक स्ट्रक्चर बनता है कंडक्टिंग पाइप का जाइलम के अंदर। ये थे हमारे पास क्लेरेंकाइमा। नेक्स्ट हमारे पास कोलेनकाइमा सेल्स। कोलेनकाइमा सेल्स क्या होते हैं? इनमें प्रोटोप्लास्ट होती है और इनमें सेकेंडरी वॉल नहीं होती। स्क्लेरेंकाइमा में थी सेकेंडरी वॉल और कोलेनकाइमा में सेकेंडरी वॉल नहीं होती, इनके पास प्रोटोप्लास्ट होता है। दे हैव एंगुलर थिकनिंग इन देयर प्राइमरी वॉल। इनकी प्राइमरी वॉल होती है और उस प्राइमरी वॉल में एंगुलर थिकनिंग होती है, मतलब एक तो थिक होते हैं और एंगुलर होते हैं इन स्ट्रक्चर या फिर इन एंगल। दे आर यूजली ग्रुप्ड इन स्ट्रैंड्स और सिलेंडर्स। ये ग्रुप की फॉर्म में होते हैं, किसमें? स्ट्रैंड्स में और सिलेंडर्स में। नेक्स्ट है कोलेनकाइमा सेल्स प्रोवाइड सपोर्ट टू यंग हर्बेशियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। कोलेनकाइमा सेल्स जो हैं वो यंग हर्बेशियस पार्ट्स होते हैं, जो प्लांट्स के, मतलब जो मेच्योर पार्ट होते हैं प्लांट्स के, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है यंग स्टेम्स फॉर इंस्टेंट ऑफन हैव अ सिलेंडर ऑफ कोलेनकाइमा जस्ट बिलो देयर सरफेस। इसके अलावा पहले हमने पढ़ा कि जो यंग हर्बेशियस पार्ट्स होते हैं उनको कोलेनकाइमा प्रोवाइड करता है सपोर्ट। इसके अलावा दूसरी चीज़ है कि ये जो यंग स्टेम्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास सिलेंडर होते हैं कोलेनकाइमा के, ये कहाँ पे होते हैं? बिलो द सरफेस, मतलब सरफेस से निचली वाली जगह पे होते हैं। ये भी कौन से होते हैं? ये भी कोलेनकाइमा सेल्स होते हैं। कोलेनकाइमा सेल्स इलास्टिक होते हैं, इलोंगेट होते हैं, और इनकी ग्रोथ किसकी होती है? ग्रोथ स्टेम और लीव्स की ग्रोथ के साथ ये इलोंगेटेड होते हैं, मतलब इलोंगेट मतलब फैले हुए होते हैं। कोलेनकाइमा सेल्स क्या होते हैं? इलास्टिक होते हैं, इलोंगेट होते हैं, और क्या होता है? विद द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड लीव्स। ये तो हमारे पास कोलेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा सेल्स। नेक्स्ट हमारे पास मूवमेंट इन प्लांट्स के अंदर मूवमेंट कैसे होती है? ये इसका है टेबल ऑफ कंटेंट। इसमें हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ प्लांट्स। ये कुछ टाइप्स हैं और इसमें है ऑटोनॉमिक और नेक्स्ट है पैराटोनिक।
तो इसको हम डिस्कस करेंगे और इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है मूवमेंट इन प्लांट्स। ऑर्गेनिजम्स जो है रिस्पॉन्ड करते हैं टू एक्सटर्नल इन एडिशन टू इंटरनल स्टिमुलाई। मतलब ऑर्गेनिज्म जो है उनको अगर कोई स्टिमुलाई मिलता है तो वो उस पर रिएक्ट करते हैं या फिर रिस्पॉन्स करते हैं। प्लांट मूवमेंट इंक्लूड मूवमेंट्स टुवर्ड्स द लाइट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स, ग्रोथ ऑफ डेवलपिंग रूट्स एंड लुकिंग फॉर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा। प्लांट्स मूवमेंट में क्या क्या आता है इसमें, ये मूवमेंट करते हैं या फिर रिस्पॉन्स करते हैं लाइट को, या फिर फ्लावर की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, या फिर स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होती है, और ग्रोथ जो होती है डेवलपिंग रूट्स की, इन सब को क्या करते हैं, या फिर जो वाटर या न्यूट्रिएंट्स हैं इन सब के रिस्पॉन्स में जो अपना एक इफेक्ट करते हैं या फिर अपना एक रिस्पॉन्स देते हैं, उसको कहते हैं मूवमेंट। In fact, inflorescence, fruits, shoots, or are all efficient in moving by picking up modifications in the environment, therefore changing their position, function, and behaviors accordingly. इसमें क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस है, फ्रूट्स हैं, शूट्स हैं, ये सारे मिलके क्या करते हैं, ये एक मूवमेंट का प्रोसेस करते हैं और इसके अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं और फिर क्या करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स। बेसिकली दो टाइप्स हैं, ऑटोनॉमिक है और पैराटोनिक है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोनॉमिक है। अच्छा, ये जो ऑटोनॉमिक है कहीं पे इसको ऑटोटैक्टिक कहा हुआ है और कहीं पे ऑटोनॉमिक कहा हुआ है। तो ये मूवमेंट कैसी होती हैं, दीज मूवमेंट्स आर स्पॉन्टेनियस मोशन ड्यू टू इंटरनल कॉज। ऑटोनॉमिक मूवमेंट आर ऑफ थ्री टाइप्स। ये मूवमेंट्स जो होती हैं ये स्पॉन्टेनियस मोशन होती है ड्यू टू इंटरनल कॉजेज। इंटरनल जितने भी कॉजेज होते हैं तो उसके रिजल्ट में जो स्पॉन्टेनियस मोशन होता है, जो फौरी जो उसका रिस्पॉन्स होता है, वो होता है ऑटोनॉमिक मूवमेंट। मतलब ऑटो का मतलब क्या होता है कि अचानक या फिर ऑटोमेटिकली, इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं कि ऑटो का मतलब होता है उसी टाइम ये रिस्पॉन्स करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं टैक्टिक मूवमेंट, टर्गो मूवमेंट एंड ग्रोथ मूवमेंट्स। अच्छा, अब ये टैक्टिक मूवमेंट्स कौन सी होती हैं? दीज आर द मूवमेंट्स ऑफ एन एंटायर सेल और ऑर्गेनिजम्स दैट इज मोबिलिटी ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलस। ये जो मूवमेंट्स होती हैं ये पूरे सेल या फिर पूरे ऑर्गेनिज्म की जो मूवमेंट होती है उसको कहते हैं टैक्टिक मूवमेंट। और इसको अगर हम एग्जाम्पलरी देखें तो इसके में क्या होता है कि मोबिलिटी होती है ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलस। मतलब इंटरनल स्टिमुलस की वजह से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में इन्होंने इफेक्ट करना है या फिर अपना रिस्पॉन्स देना है। और इफेक्ट करना हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये एज अ इफेक्टर भी मतलब वर्क करते हैं, कि रिस्पॉन्सर जो हैं हमारे पास उनको इफेक्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट है द tactic movement might be positive if it towards the stimulus or negative it is far from the stimulus। अगर ये tactic movement towards the stimulus होगी तो इसको कहेंगे हम, ये हमारे पास है पॉजिटिव। और अगर ये अवे फ्रॉम द स्टिमुलस करेगी या फार अवे फ्रॉम द स्टिमुलस करेगी तो हम कहेंगे ये नेगेटिव मूवमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट अट्रैक्टिव मूवमेंट आर द मूवमेंट्स ऑफ लोकोमोशन। दे आर एडिशनली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द स्टिमुलस। टैक्टिक मूवमेंट जो है ये मूवमेंट है लोकोमोशन की। लोकोमोशन का प्रोसेस भी यही होता है कि मूव करना, और ये लोकोमोशन का प्रोसेस बेसिकली एनिमल्स के अंदर होता है। और एडिशनली देखा जाए तो बेसिस ऑफ नेचर पे इसको नेक्स्ट फर्दर भी क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ टैक्टिक मूवमेंट। जो टैक्टिक मूवमेंट पड़ी इसको क्लासिफाई जो किया गया था, इसकी दो टाइप्स हैं, दैट इज फोटोटैक्टिक मूवमेंट एंड कीमोटैक्टिक मूवमेंट। फोटोटैक्टिक निकला है फोटो से, इसको देख लेते हैं। फोटोटैक्टिक मूवमेंट क्या होता है? फोटोटैक्टिक बेसिकली निकला है फोटो से, फोटो मीन लाइट, एंड दैट इज फोटोटैक्टिक मूवमेंट। इट इज अ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ लाइट। लाइट का स्टिमुलस जब मिलता है तो उसके रिस्पॉन्स में जो चीज रिएक्ट करती है उसको कहते हैं फोटोटैक्टिक मूवमेंट। मतलब जो रिएक्ट होता है उसको कहते हैं फोटोटैक्टिक मूवमेंट। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पैसिव मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू साइक्लोसिस। जब साइक्लोसिस का प्रोसेस होता है तो क्या होता है, ये पैसिव मूवमेंट होती है इनकी। अच्छा, साइक्लोसिस का प्रोसेस क्या होता है? जैसे क्लोरोफिल है, उसमें ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, क्लोरोफिल का प्रोसेस जो होता है मतलब ग्रीन प्लांट्स आते हैं, ग्रीन लीव्स आते हैं उसमें। लेकिन जो साइक्लोसिस है ना, जब वो ग्रीन लीव्स येलो हो जाते हैं उसको कहते हैं साइक्लोसिस।
This movement assists the chloroplast to absorb optimal light for carbon dioxide fixation. The light intensity and directions both affect the intracellular circulation of chloroplast. ये मूवमेंट जो है बेसिकली क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है और ये ऑप्टिमम लाइट जो है कार्बन डाइऑक्साइड की या फिर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन की उसको एब्जॉर्ब करती है। ये जो लाइट इंटेंसिटी और डायरेक्शन जो है दोनों ही इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कीमोटैक्टिक मूवमेंट। द मूवमेंट इन रिएक्शन टू द स्टिमुलस ऑफ केमिकल्स इज कॉल्ड कीमोटैक्टिक मूवमेंट। कीमोटैक्टिक निकला है केमिकल से। तो अगर कोई केमिकल मिलेंगे किसी भी प्लांट को, तो उसके रिस्पॉन्स में जो भी वो मूवमेंट करेंगे उसे कहेंगे कीमोटैक्टिक मूवमेंट। The movement shown by sperms of liverworts, mosses, ferns towards archegonia in response to the stimulus of nucleic acid released by the ovum is such an example। ऐसे मूवमेंट जो कि जैसे कि स्पम के थ्रू हो, लिवर वोस्ट, मोसिस, फंस, आर्चिगोनिया की तरफ अगर इनका जो रिस्पॉन्स होता है, तो मतलब केमिकल्स कहाँ से मिले इनको? केमिकल्स मिले इनको इन सब चीज़ों से, मतलब मेल की तरफ से इनको मिले केमिकल्स, और जो फीमेल है वो मतलब आर्चिगोनिया। अच्छा, एक और चीज़ होती है, स्पर्मेटोजोआ होता है मेल्स के अंदर, मतलब एंथ्रीडिया कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। एंथ्रीडिया होता है मेल के अंदर और आर्चिगोनिया होता है फीमेल के अंदर। तो जो मेल है उसको जब मतलब जैसे कि वो है एंथ्रीडिया, तो एंथ्रीडिया को अगर कोई रिस्पॉन्स, अगर कोई स्टिमुलस मिलता है आर्चिगोनिया की तरफ से, तो जो एंथ्रीडिया है वो आर्चिगोनिया को जो रिस्पॉन्स करता है उसके स्टिमुलस में जो न्यूक्लिक एसिड रिलीज होता है ओवम की तरफ से, इसको कहते हैं हम, ये हमारे पास है कीमोटैक्टिक मूवमेंट। यहाँ पे एंथीरोजॉइड और एग की एग्जांपल दी गई है। एंथीरोजॉइड होते हैं मेल के अंदर और एग्स होते हैं फीमेल्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टाइप, दैट इज टर्गर मूवमेंट। Turgor motion is because of different modifications in the turgor and size of cells as a result of gain or loss of photo। टर्गर मूवमेंट या फिर टर्गर मोशन जो है वो क्यों होती है? क्योंकि डिफरेंशियल मॉडिफिकेशन आती हैं टर्गर में या फिर सेल्स के साइज में। उसके रिजल्ट में वाटर का जो भी गेन होता है या फिर वाटर का जो भी लॉस होता है वो किस में आता है? टर्गर मोशन में आता है। नेक्स्ट है इसके इसमें कि रैपिड मूवमेंट्स होती है लीफलेट्स की, जैसे जैसे टच मी नॉट। ये है वो जो पौधा होता है ना, एक एक प्लांट होता है छुई मुई का, उसकी बात हो रही है कि रैपिड मूवमेंट होती है ना उसमें। जो प्लांट है वो क्या करता है? स्लीप मोशन में होता है, और जब उसको वो टच करते हैं तब वो ऐसे लग रहा है कि मूव कर रहा है या फिर एक्टिव हो जाता है ना। उ- वो मूवमेंट आती है इस टर्गर मोशन में, मतलब उसको स्टिमुलस मिलता है तभी वो एक्ट करता है। वैसे हमें लग रहा होता है कि वो स्लीपिंग मोशन में है, फिर जैसे ही उसको टच करते हैं, जैसे है टच मी नॉट, तो इसको जैसे ही टच करते हैं तो फिर पता चलता है कि वो ऐसे फील होता है जैसे वो एक्टिव मोमेंट में आ गई हो। तो इसमें आती हैं रैपिड मूवमेंट्स होती हैं टर्गर प्रेशर के अंदर। अब नेक्स्ट इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? इसमें स्लीप मूवमेंट्स एंड रैपिड मूवमेंट्स ऑफ लीफलेट्स। अच्छा, अब इसमें देख लेते हैं कि स्लीप मूवमेंट्स कौन सी होती हैं। बीन प्लांट्स ऐसे होते हैं एंड सम मेंबर्स ऑफ बीन फैमिली लोअर देयर लीव्स इन द इवनिंग एंड रेज देम इन द मॉर्निंग। जो बीन प्लांट्स होते हैं, जो बीज के भी प्लांट्स होते हैं वो, और दूसरी जो कुछ फैमिलीज होती हैं बीन फैमिली, वो क्या करती हैं अपने लीव्स को शाम जैसे ही इवनिंग का टाइम होता है, शाम का टाइम होता है, तो वो लीव्स को डाउन कर देती हैं, ऐसे जैसे मतलब स्लीपिंग मोशन में चली गई हो। लेकिन जैसे ही मॉर्निंग होती है फिर से वो रेज हो जाती हैं, जैसे कि सनफ्लावर है हमारे पास, तो ये सनफ्लावर इसकी एग्जांपल में आ सकता है। नेक्स्ट है दी स्लीपिंग मोमेंट्स आर बिकॉज ऑफ एवरीडे चेंज इन द ट्रिगर प्रेशर इन द पल्विनस। मतलब पल्विनस में जो भी एवरीडे चेंजेस आते रहते हैं वो ड्यू टू स्लीपिंग मूवमेंट आते हैं। तो ये थी हमारे पास स्लीपिंग मूवमेंट। नेक्स्ट हमारे पास रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स। व्हेन द कंपाउंड लीफ ऑफ सेंसिटिव प्लांट दैट इज माइमोसा इज टच, द लीफलेट्स फोल्ड टुगेदर। जैसे ही माइमोसा प्लांट जो है उसको टच करते हैं तो उसके लीव्स क्या करते हैं? फोल्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट दिस एक्शन टेक अ सेकंड और टू अराइजिंग फ्रॉम रैपिड लॉस ऑफ टर्गर by cells in pulvinus at the base of each leaflet। ये जो एक्शन है इसको सिर्फ सेकंड्स लगते हैं, या फिर 1 सेकंड लगता है या फिर 2 सेकंड लगते हैं इसको अराइज होने में। मतलब ये रैपिड लॉस होता है टर्गर का। मतलब यहाँ पे टर्गर प्रेशर जो है इसका रैपिड लॉस होता है सेल्स की तरफ से, मतलब पल्विनिस में उसकी बेस पे, मतलब लीफलेट होते हैं, मतलब ये जिनके साथ ये डंडी लगी होती है ना, इनको कहते हैं लीफलेट्स।
नेक्स्ट है हमारे पास द ऑब्जर्वेशन हैज revealed that potassium ions move first, which triggers water to leave the cell by exosmosis. It takes about 10 minutes to gain back the turgor and bring back the internal turgidity of the leaf. इसमें क्या होता है, अगर इसकी ऑब्जर्वेशन जो हमने की है या फिर आज तक जितनी भी ऑब्जर्वेशन हुई है उसके थ्रू पता चला है कि पोटाशियम आयन जो हैं वो फर्स्ट पहले मूव करते हैं, और जो ट्रिगर है वाटर का, मतलब जो ट्रिगर कर रहा होता है वाटर को, और मतलब लीव्स की तरफ, वो क्या होता है सेल के अंदर एक्सोस्मोसिस के थ्रू ये यहाँ से निकल जाते हैं। और इस प्रोसेस को 10 मिनट्स भी लग सकते हैं इसकी बैक टर्गर प्रेशर में आने के लिए या फिर टर्गर में आने के लिए। और इसकी जो इंटरनल टर्जिडिटी है लीफ की, उसको वापस आने के लिए कितने मिनट्स लगते हैं? ऑलमोस्ट 10 मिनट्स लग सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ मूवमेंट और सेकंड टाइप दैट इज पैराटैक्टिक मूवमेंट। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए इसके पार्ट टू अपलोड कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आपको कहीं पे कोई भी इशू हुआ हो लेक्चर में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।